कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड NISM सीरीज़ 5 के कुछ मॉक टेस्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग इज़ द ट्रेल कमीशन पेड टू द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेल कमीशन का भुगतान करते समय भुगतान कितने समय के लिए किया जाता है, यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेल कमीशन का भुगतान कितने समय के लिए किया जाता है। ओके, ऑप्शन ए है फॉर द फर्स्ट 1 ईयर ओनली, ऑप्शन बी फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ओनली, ऑप्शन ए है पहले के 1 साल, सिर्फ, और ऑप्शन बी है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ओनली, यानी कि पहले के 3 साल, ऑप्शन सी है फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स ओनली, यानी कि पहले के 10 साल, और ऑप्शन डी है टिल द मनी इज हेल्ड इन द फंड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, टिल द मनी इज हेल्ड इन द फंड। जब तक निवेशक का पैसा फंड में रहता है तब तक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रायल कमीशन का भुगतान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है। पहला स्टेटमेंट दिया है रोलिंग रिटर्न आर पहला स्टेटमेंट है रोलिंग रिटर्न आर द एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेटेड फॉर अल्टरनेट होल्डिंग पीरियड। रोलिंग रिटर्न अल्टरनेट होल्डिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट की गई एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न होती है। और सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है वो है होल्डिंग पीरियड रिटर्न HPR डू नॉट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ रिटर्न्स ऑफ फंड इफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज हाई और लो। यानी कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न HPR फंड के रिटर्न की सटीक पिक्चर प्रदान नहीं करती है अगर इसकी इनिशियल वैल्यू हाई हो या फिर लो हो। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है बोथ, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि किसी फंड से अगर कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाने वाली इनिशियल वैल्यू या एंड वैल्यू लो या हाई है, इस इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए रोलिंग रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है। रोलिंग रिटर्न को इवैल्यूएशन पीरियड में लगातार कई होल्डिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट किया गया एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न होता है। तो इसीलिए इसका जो सही स्टेटमेंट एक भी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है, या फिर एसेट एलोकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारा डिटेल्स दिया गया है, आप हमें वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है। ऑप्शन ए है डिसाइडिंग विच एंड हाउ मेनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू इन्वेस्ट इन, ऑप्शन बी फाइनलाइजिंग विच म्यूचुअल फंड स्कीम्स वुड डिलीवर इन हाई रिटर्न्स इन फ्यूचर, ऑप्शन सी deciding how to invest money across various asset categories in line with one risk profile, financial objectives and current situation, option D deciding which asset category would perform the others and investing in it।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिसाइडिंग हाउ टू इन्वेस्ट मनी अक्रॉस वेरियस एसेट कैटेगरीज इन लाइन विथ वंस रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड करंट सिचुएशन। किसी के रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और वर्तमान स्थिति यानी करंट सिचुएशन के साथ विभिन्न एसेट कैटेगरीज में पैसा इन्वेस्ट करना, ये डिसाइड करना। क्योंकि एसेट एलोकेशन एक निर्धारित ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग एसेट कैटेगरीज में पैसे को रखने का एक प्रोसेस होता है। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर्स के पैसों को एसेट कैटेगरीज में बांटना।